हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाज़ एंड वेलकम टू योर ओन चैनल शेज़ वर्ल्ड। अभी तक के हमारे 12 चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था अकबर इलाहाबादी के बारे में और उसके बाद कवर किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स को। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है साहिर लुधियानवी, जिसमें हम कवर करेंगे साहिर लुधियानवी के बारे में और साथ ही उनकी नज़्म परछाइयाँ, इसके बारे में कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं एक तारुफ शायर का। असल नाम अब्दुल्लही था और तखल्लुस साहिर। लुधियाना में विलादत हुई इसलिए लुधियानवी कहलाए। विलादत कहते हैं पैदाइश को, यानी लुधियाना में पैदा हुए इसलिए लुधियानवी कहलाए। इब्तिदाई तालीम लुधियाना में पूरी की। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तालिब इल्मी के ज़माने में ही हो गया था। सबसे पहले अदब लतीफ़ और सोबरा लिखी गई। मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रोज़गार की तलाश में मुंबई आए और फिल्मी दुनिया से वाबस्तगी इख्तियार की और बेपनाह शोहरत पाई। यानी कई तरह की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और रोज़गार की तलाश में यानी काम की तलाश में मुंबई आए और फिल्मी दुनिया से वाबस्तगी इख्तियार की, यानी फिल्मी दुनिया से जुड़ गए और इसी वजह से बेपनाह शोहरत पाई। साहिर ने फिल्मी दुनिया को जो गीत दिए उनमें अदबी चाशनी मौजूद है, यानी अदबी मिठास मौजूद है। उन्होंने वक्त के तकाजे और बाजार की तलब के आगे कभी हथियार नहीं डाले और अपनी शायरी को अदबी मायार से किसी हाल में गिरने नहीं दिया। यानी उनकी जो शायरी रही है उन्होंने वो उसमें एक अदबी मायार बनाए रखा और उसे कभी गिरने नहीं दिया। तलखियाँ उनकी इब्तदाई ज़माने के कलाम से उसकी बहुत से एडिशन शाये हैं। तवील नज़्म परछाइयाँ 1955 में शाये हुई। इसके बाद उनका कलाम का एक मजमुआ आओ कि कोई ख्वाब बने, आओ कि कोई ख्वाब बने के नाम से मशहूर व शाये हुआ। परछाइयाँ, ताज महल, गुरेज, कभी कभी किसी को उदास देखकर उनकी मशहूर नज़्म हैं। ये सब उनकी मशहूर नज़्मों के नाम हैं। परछाइयाँ, ताज महल, गुरेज, कभी कभी किसी को उदास देखकर, और ये सब इनकी मशहूर नज़्में हैं। किसकी? साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी की शायरी बड़ी दिलकश है। उनमें शादाबी और रंगीनी बदरजा अतम मौजूद है। हर नगमे एहसास की दिलकशी से लबरेज हैं, यानी हर गीत जो है, हर नगमा जो है वो बहुत ज़्यादा एहसास की दिलकशी से लबरेज है, यानी बहुत ज़्यादा एहसासात से भरा हुआ है, जो उनकी मकबूलियत का राज है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, यानी फेमस हुए। उनका अंदाज़ जज्बाती है, यानी बहुत ज़्यादा इमोशंस भरा उनका अंदाज़ है। उन्होंने समाजी और सियासी मसाइल पर भी गीत लिखे। समाजी और सियासी मसाइल पर भी उन्होंने गीत लिखे हैं। अब जानते हैं उनकी नज़्म परछाइयों के बारे में। पहले नज़्म का पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। कहो कि अब कोई कातिल इधर आया तो हर कदम पर ज़मीं तंग होती जाएगी। हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी। हर एक शाख रग संग होती जाएगी, हर एक शाख रग संग होती जाएगी। ये सरजमी है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़ पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नू के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दहकते हुए खाकदां की खैर नहीं। जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पीकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। इसके मुश्किल अल्फाज हैं। तसव्वुरात यानी तसव्वुर का जमा, खैत यानी दीवानगी, रगनस यानी संग पत्थर, अर्ज यानी ज़मी, नस्ल नू यानी नई नस्ल, नस्ल नू यानी नई नस्ल, खाकदा यानी मुराद ज़मीन। इसके इख्तितामी सवालात हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है, शायर को जंग जदूल से क्यों नफ़रत है? शायर को जंग जदूल से इसलिए नफ़रत है क्योंकि उसे लगता है कि जंग सिर्फ तबाही और बर्बादी का सामान फ्राहम करती है। शायर कहता है कि अब तक जितने भी जंग हुए हैं,
یعنی اب تک کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں صرف مادی نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اب اگر جنگ ہوئی تو نہ صرف مادی نقصانات ہوں گے بلکہ آخری حد تک تباہیاں ہوں گی، حتیٰ کہ تصورات کی پرچھائیاں بھی ختم ہو جائیں۔ کوئی سوچنے سمجھنے والا نہیں رہے گا، امید اور حوصلے سبھی ختم ہو جائیں گے، یعنی سبھی تمام ہو جائیں گے۔ انسان زندگی سے مایوس ہوں گے۔ اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو دنیا بھی مٹ جائے گی۔ اس لیے شاعر دور اندیش ہے، یعنی دور اندیش کا اندازہ لگا رہا ہے، اور یہی سوچ کر اسے جنگ و جدول سے نفرت ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے میں گھر، محلہ، پڑوسی، سماج اور ملک کا امن و سکون درہم برہم ہوتا ہے، یعنی برباد ہو جاتا ہے، امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، شاعر سیاسی مقامروں سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے اور کیوں؟ شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم جنگ کے خلاف آواز بلند کریں گے اور ظلم و ستم کو سہتے رہیں گے، مطلب جنگ کے خلاف آواز بلند نہ کریں گے اور ظلم و ستم کو سہتے رہیں گے تو ایک دن یہ دنیا ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ آج جو سائنس نے ترقی کری ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک ایٹمی بم بنایا جا رہا ہے، اس سے دنیا کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تیار کر رہے ہیں جس سے یہ حسین دنیا پلک جھپکتے ہی راکھ میں بدل جائے گی۔ اس لیے ایٹمی بم کو بنانے میں ہماری کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، ہندوستان کی زمین کو ارض پاک اور گوتم اور نانک کی زمین کہنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر نے اپنی نظم پرچھائیوں میں ایک جگہ بھارت کو گوتم اور نانک کی زمین بتایا ہے۔ گوتم اور نانک سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ساری دنیا کو امن اور چین کا پیغام دیا۔ گوتم اور نانک نے کس چیز کا پیغام دیا ساری دنیا کو؟ امن اور چین کا۔ تو اسی لیے ان کو امن اور چین کے لیے اس نظم میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امن اور چین کی اہمیت پر زور دینے کے لیے ان کے نام اس نظم میں شامل کیے گئے ہیں۔ ہندوستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں ان عظیم شخصیتوں نے آنکھیں کھولی اور دنیا کو یہ پیغام بھیجا کہ مل جل کر رہو۔ ہندوستان کی پاک سرزمین پر جنگ کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ذمہ دار شہری بننا، بچوں کی پرورش کرنا اور انہیں اچھا بنانا، نہ کہ زندگی کو جنگ کے سپرد کر دینا۔ مطلب زندگی کو ایک خوشگوار زندگی کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اس پر زور دینے کے لیے شاعر نے اس بات پر زور دینے کے لیے اس نظم میں ایسے عظیم لوگوں کو شامل کیا ہے، ایسے عظیم لوگوں کے ناموں کو شامل کیا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، جنگ کے خلاف آواز اٹھانے پر شاعر کو کس چیز کا اندیشہ ہے؟ شاعر نظم کے آخری حصے میں کہتا ہے کہ اگر ہم جنگ کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو وہ دن دور نہیں جب اتنی حسین دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اب تک تو صرف مادی نقصانات ہی اٹھانے پڑتے تھے، لیکن اب اگر جنگ ہوئی تو بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوں گی، اس لیے ہمیں جنگ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ شاعر یہاں پر اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ اگر ساری زندگی مطلب لمبے سمے تک کسی جنگ پر دھیان نہ دیا جائے اور اس کا بدلہ نہ دیا جائے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے تو وہ دن دور نہیں رہ جاتا جب سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے پوری دنیا ہی کیا ہو جائے گی، ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نظم کا جو بند آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہے اسے اپنی کاپی میں لکھیے۔ یہ سرزمین ہے گوتم کی اور نانک کی، اس ارض پاک پہ وحشی نہ چل سکیں گے کبھی۔ ہمارا خون امانت ہے نسلی نو کے لیے، یعنی نئی نسل کے لیے۔ ہمارا خون لشکر نہ پل سکیں گے کوئی، یعنی ہمارے خون پر کوئی لشکر نہ پل سکیں گے۔ سبق سے متعلق دیگر سوالات ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہمارا، نظم پرچھائیوں کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، مذکورہ نظم پرچھائیاں ساحل لدھیانوی کی تخلیق ہے۔ یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ کب لکھی گئی ہے یہ نظم؟ جب دوسری جنگ عظیم
चल रही थी, मतलब दूसरी जंग अजीम के पस मंज़र को देख कर, यानी उस दौर की दूसरी जंग अजीम जब चल रही थी तो उस मंज़र को देख कर लिखी गई है। जब बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों को जंग में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर दिया था, यानी ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया था, जब बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों को इस जंग में हिस्सा लेने पर मजबूर कर दिया था, यानी इतने जुल्म किए जा रहे थे, इतनी ज़्यादतियाँ हो रही थी कि हिंदुस्तानियों को भी इस जंग में हिस्सा लेना पड़ा, यानी हिस्सा लेने के लिए मजबूर हो गए। तो शायर यहाँ कहता है कि एक बार तो हम जंग में शामिल हो चुके, लेकिन अब अगर हमें किसी ने जंग में भेजने की कोशिश की तो हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। हिंदुस्तान वो पाक सरजमी है जहाँ गौतम नानक जैसे लोगों का जन्म हुआ और उसने सारी दुनिया को अमन और चैन का पैगाम दिया, सारी उम्र लोगों को शांति और भाईचारे का संदेश दिया। इसलिए इस मुल्क में जंग जैसी खौफनाक चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और ना ही जंग करने वालों को इस सरजमी पर रहने दिया जाना चाहिए। अमन एक अच्छी चीज़ है और हमें हर तरफ अमन कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि मसले को जन्म देती है, यानी जंग करने से कोई मसला हल नहीं होता बल्कि और मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए साहिल लुधियानवी ने अपने इस नज़्म के ज़रिए, नज़्म परछाइयों के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि जंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि और मसाइल खड़े होने हैं। साहिल लुधियानवी के अंदाज़े बयां पर मुख्तसर जायज़ा लीजिए। साहिल लुधियानवी जदीद दौर के एक कामयाब नज़्म निगार हैं। उन्होंने इंसानी जज्बात और एहसासात को खूबसूरत अल्फाज में पेश किया है। उनका अंदाज़ फितरी है और जिसमें रवानी और तसलसल बदरजाए अतम मौजूद हैं। अल्फाज की रंगारंगी और जज्बाती अंदाज़ बयान की वजह से साहिल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। उनकी नज़्म परछाइयाँ लफ्ज़ी और मायने दोनों एतबार से कामयाब मानी जाएंगी, क्योंकि एक तरफ तो वहाँ उन्होंने जंग से बचने के लिए कहा है, लेकिन अगर कोई आप पर जुल्म और ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ा दे तो जंग के खिलाफ, जंग के अगेंस्ट खड़े होने के लिए भी कहा है, ताकि बार बार इस तरह के जंगें ना हो सकें। तो उम्मीद करती हूँ नज़्म आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।